नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। क्या कभी सोचा है कि भारतीय कानून में एक ऐसा प्रावधान भी है जो लाखों परिवारों के लिए कह सकते हैं कि एक जरूरी सुरक्षा कवच का काम करता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस। तो असली सवाल यही उठता है, जब कोई परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो तो कानून किस तरह से उनकी मदद के लिए आगे आता है? चलिए इस सवाल के जवाब को जरा गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो शब्द है भरण पोषण, इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये एक कानूनी जिम्मेदारी है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं तो उसकी एक कानूनी ड्यूटी है कि वो अपने उन आश्रित रिश्तेदारों की आर्थिक मदद करे जो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते। ये सिर्फ एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक कानूनी बाध्यता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि भरण पोषण क्या है, तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि कौन कौन इस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये सिर्फ पत्नियों और बच्चों तक ही सीमित है या इसका दायरा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है? कानून ने 4 मुख्य समूहों को इसके दायरे में रखा है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पत्नी, फिर नाबालिग बच्चे, कुछ खास शर्तों के साथ वयस्क बच्चे भी, और आखिर में माता-पिता जो अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं। और जब हम पत्नी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कानून की नज़र में इसका मतलब बहुत व्यापक है। इसमें एक तलाकशुदा महिला भी शामिल है, लेकिन शर्त यह है कि उसने दोबारा शादी न की हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। इसी तरह बच्चों के मामले में भी कानून ने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा है, चाहे बच्चा शादी के अंदर पैदा हुआ हो या बाहर, यानी लेजिटिमेट हो या इललेजिटिमेट। अगर वो नाबालिग है और अपना खर्च नहीं उठा सकता तो उसे भरण पोषण पाने का पूरा हक है। पर सवाल उठता है कि वयस्क बच्चों का क्या उनके लिए भी कोई प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर कोई वयस्क बच्चा विवाहित बेटी को छोड़कर किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता की वजह से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है तो उसे भी भरण पोषण का अधिकार मिलता है। चलिए अब जरा इसकी प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। ये सब असल में काम कैसे करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और भरण पोषण की राशि कैसे तय होती है। तो ये पूरा कानूनी सफर जो है उसे मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। इसके बाद केस चलने के दौरान फौरी राहत के लिए अदालत एक अंतरिम यानी इंटरिम आदेश दे सकती है, और फिर सारे सबूतों और दलीलों के बाद एक अंतिम आदेश आता है। मजिस्ट्रेट ही ये तय करते हैं कि हर महीने कितनी राशि दी जानी चाहिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, वो केस के दौरान होने वाले कानूनी खर्चों के भुगतान का आदेश भी दे सकते हैं, ताकि पैसे की कमी किसी के लिए न्याय के रास्ते में रुकावट न बने। अब देखिए, कानून भी ये समझता है कि ऐसे मामलों में देरी नहीं की जा सकती। इसीलिए एक लक्ष्य रखा गया है कि अंतरिम भरण पोषण की अर्जी पर नोटिस तामील होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई अदालत का आदेश मानने से ही इनकार कर दे तो तब क्या होगा? क्या कानून के पास इसे लागू करवाने का कोई तरीका है? आइए देखते हैं। बिल्कुल है, और प्रावधान काफी सख्त हैं। सबसे पहले बकाया राशि को जुर्माने की तरह वसूलने के लिए एक वारंट जारी किया जाता है, और अगर इसके बाद भी भुगतान नहीं होता है तो हर एक महीने के बकाये के लिए 1 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जेल की सजा भुगतान होते ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि कानून का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि जो आदेश दिया गया है उसका पालन हो। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी टाइम लिमिट है जिसका ध्यान रखना होता है। जिस तारीख को मेंटेनेंस की रकम ड्यू हुई है उसके 1 साल के अंदर ही उसे लागू करवाने के लिए आवेदन करना ज़रूरी है। ये 1 साल की अवधि बहुत मायने रखती है। अच्छा, अब तक हमने ये देखा कि ये अधिकार किससे और कैसे मिलता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। क्या ऐसी भी कोई परिस्थितियां हैं जब भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलता? पत्नी के मामले में कानून ने चीज़ों को बहुत साफ रखा है। एक तरफ अगर पति ने दूसरी शादी कर ली है या किसी और के साथ रहता है तो पत्नी का अलग रहना और भरण पोषण मांगना जायज़ माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पत्नी व्यभिचार यानी एडल्ट्री में रह रही है या बिना किसी ठोस वजह के पति के साथ रहने से मना करती है या फिर दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो उसे ये अधिकार नहीं मिलता।
और ये शर्तें इतनी गंभीर हैं कि अगर इनमें से कोई भी बात साबित हो जाती है तो मजिस्ट्रेट न सिर्फ एक नए दावे को खारिज कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई मेंटेनेंस का आदेश पहले से चल रहा है तो उसे रद्द भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाके इस पूरे कानून का सार, इसकी आत्मा इस एक वाक्य में समझी जा सकती है कि ये एक तेज और असरदार उपाय है जो लोगों को बेसहारा होने से बचाता है और समाज में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है। तो आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये कानून सिर्फ पैसों की मदद के बारे में है, या ये उससे कहीं बढ़कर पारिवारिक जिम्मेदारी का एक प्रतीक है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।